हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम टेंस का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पूरा टेंस कवर करेंगे एक ही वीडियो में। और देख लेते हैं एकदम बेसिक से, शुरुआत से कोई भी वाक्य कैसे बनता है, उसका अनुवाद कैसे करेंगे, फिर इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे कैसे, या किसी कंपटीशन में टेंस पहचानने के लिए आता तो पहचानेंगे कैसे, क्योंकि बिना टेंस के कुछ होने वाला नहीं है। टेंस से ही आप टेंस समझ में आएगा तो एक्टिव पैसिव समझ में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएगा, और जो वर्ब की मिस्टेक होती है वो भी हम इसीस कर पाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब की मिस्टेक आती है उसको भी इसीस करेंगे। कुल मिला के बिना टेंस पढ़े हमारा कुछ भी काम आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए टेंस को बहुत विस्तार से हम आज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज भी इसकी जो है देखेंगे, और एक ही वीडियो में आपको पूरा टेंस मैं कवर कर लूँगा। तो इसलिए जो है बने रहें मेरे साथ, और बहुत बेहतरीन ढंग से अगर आप ये वीडियो देख लिए पूरा तो आपका टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, और बहुत कम ही समय में। तो देख लेते हैं ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज करने के लिए टेंस कैसे, ठीक है, इसका क्या रोल है। सबसे पहले कोई भी वाक्य बनता है तो इसको जान लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बनावट या ढांचा। कोई भी वाक्य जो होता है उसकी बनावट कैसे रहती है, तो यही एक स्ट्रक्चर आप जानिए, इसी से सारे वाक्य जो है इसी से बन जाते हैं। दुनिया का कोई भी वाक्य रहेगा इंग्लिश का, सबसे पहले क्या वाक्य में आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड लास्ट में आता है, अन्य शब्द। तो सब्जेक्ट मतलब जो कोई कार्य करे उसे हम कर्ता कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो सहायक क्रिया जो टेंस बनाने में हमारी सहायता करती है मुख्य क्रिया के साथ आके, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब क्या होती है? जो मुख्य क्रिया होती है, जिसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, सी एस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सब बनाते हैं। तो मतलब टेंस के अनुसार अपना रूप चेंज कर लेते हैं, उसको मेन वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट में वर्ब में प्रश्न कर लीजिए क्या या किसे, जो उत्तर आ जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जो शब्द बच जाते हैं अंत में, अदर वर्ड उसको हम कहते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये प्रश्न करने पर वर्ब में आ जाते हैं अदर वर्ड। अब देखिए, अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव रहता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है। और ये डबल इंट्रोगेटिव रहता है तो यानी कि सेकंड टाइप जिसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, तब हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नहीं है तो नॉट लगता है, नहीं तो मेन वर्ब लगता है, लास्ट में प्रश्नवाचक के साथ। इस तरह से कोई भी यानी कि सेंटेंस रहता है, इसी से स्ट्रक्चर से आगे पीछे करके बना दिया जाता है। वो सब अभी हम टेंस में पूरा डिटेल पढ़ते हैं, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब टेंस में पढ़ेंगे। अब इसके अलावा अगर कोई वाक्य जैसे इम्परेटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें क्या हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हट जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें यू छिपा रहता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो इसमें यू छिपा रहता है, तुम दरवाज़ा खोलो, क्योंकि सामने वाले के लिए आदमी यू का ही प्रयोग करेगा। तो सब्जेक्ट छिपा रहता है और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखा जाता, तो इस तरह से मेन वर्ब से शुरू हो जाता है। तो ये तो इसको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि कुछ भी कोई भी वाक्य रहता है इसी स्ट्रक्चर से बन जाता हो। अब चलिए देख लेते हैं हम टेंस पर, ठीक है। ये बेसिक जानकारी हम जान गए स्ट्रक्चर के बारे में। अब टेंस जान लेते हैं, टेंस कितने होते हैं और कैसे बना है टेंस, ये सब बहुत अच्छे से जान लेते हैं। टेंस मतलब होता है काल का मतलब होता है समय, ठीक है। तो टेंस दो चीज़ों से मिलकर बना है, कार्य की अवस्था और समय। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, टेंस दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक समय और एक दूसरा कार्य की अवस्था, ठीक है। तो समय हमारे तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्योंकि समय को हम तीन तरह से बांटने का प्रयास करते हैं कि जो समय चल रहा हो तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अंत में हा शब्द आता है, जैसे वह जाता है, वह जा रहा है, वह खा चुका है, वह खाया है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो अब पास्ट मतलब क्या, बीता हुआ समय जो बीत गया है, इसमें हम था शब्द आता है, जैसे वह जाता था, खाता था, या तो यह आ सकता है वह गया, या तो आ सकता है, जैसे वह पहुँचा, वह आई, आया, ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो इसको हम पास्ट कह देते हैं। और फ्यूचर में हमेशा गा शब्द आता है, वह जाएगा, वह खाएगा, यानी कोई प्लानिंग बताई, जो वह जा रहा होगा, वह जा चुका होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो इस तरह से अगर हा आए तो प्रेजेंट टेंस है, गा आए तो फ्यूचर टेंस है, नहीं तो पास्ट है। इस तरह से आप पहचान लेंगे समय। और इसके बाद तीनों के 4-4 अवस्थाएं होती हैं, तो यानी कि तीनों के 4-4 भाग होते हैं, तो कुल मिला के इस तरह से 12 टेंस हो गए। अब प्रेजेंट के 4 भाग क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो प्रेजेंट के चारों भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये हम अवस्था के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब जैसे इंडेफिनिट अवस्था किसे कहते हैं? इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, और कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी, परफेक्ट मतलब पूर्ण, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पूर्ण प्लस जारी। तो पहले आप कॉन्टिन्यूअस जान लीजिए क्या है। जैसे एक्शन मतलब क्या होता है? कार्य मतलब एक्शन, कोई कार्य हो रहा है, जैसे वह खा रहा है तो ये कार्य हो रहा है तो जारी है, तो कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए वो जारी रहता है।
है तो किसी पीरियड में तो उसको कंटिन्यूस कहते हैं। अगर वो खा रहा है, खा चुका है तो या खा लिया तो परफेक्ट हो गया, काम पूरा हो गया तो परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। वह 2 घंटे से खा उससे मतलब पढ़ रहा है या 10 मिनट से खा रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब 10 मिनट से खा रहा है, 10 मिनट खाने का काम पूरा हो गया, आगे भी जारी है। तो इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब पूर्ण प्लस जारी। तो इस तरह से कोई काम जारी रहता है तो कंटिन्यूस, पूर्ण हो गया तो परफेक्ट, अब पूरा भी है कुछ समय के लिए और जारी भी है तो परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर ये तीनों नहीं है तो इंडेफिनिट होता है। दोस्तों इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जैसे हम कहते हैं कि आप वह खा रहा है, वह खा लिया है, वह 2 घंटे 10 मिनट से खा रहा है, तो इसमें तो बता दें काम जारी है, पूरा हो गया, जितने समय से पूरा है प्लस जारी भी है, तो दोनों मिला के, 2 एक्शन मिला के परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। कोई कंटिन्यूस रहेगा उसमें समय दे दे तो परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन इंडेफिनिट में जो है अनिश्चित रहता है, आप नहीं बता सकते। जैसे हम कहते हैं कि वह खाना खाता है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं बता रहा है कि आप खाना खाता है कह दिए, तो आप खा रहा है, खा लिया, 10 मिनट से खा रही है, तो कुछ नहीं क्लियर हो पाया, तो इंडेफिनिट है। वह खाना खाता तो मतलब समय नहीं बता रहे कब खाता है कब नहीं खाता, तो ये क्लियर नहीं हो पाया, तो इसको अनिश्चित कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से। और इंडेफिनिट टेंस को पहचानने में दोस्तों ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को कभी कभी। ठीक है, इंडेफिनिट का बहुत स्कोप भी है, परीक्षा में ज़्यादा आता भी है, इसमें गलतियाँ लोग कर लेते हैं, तो इसलिए जो है इससे रिलेटेड जैसे इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। जैसे मैं सुन रहा हूँ, तो इसको अगर किसी हिसाब से बोलना हो तो आई हियर होगा। ठीक है, आई एम हियरिंग नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ तो आई थिंक होगा, इस तरह से। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बोल चाल में ज़्यादा यूज़ करते हैं आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ, आई हियर। अब देखिए क्या होता है इसके भी, अब आई हियर, हियर का आई एन जी फॉर्म भी होता है। जैसे आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग गलत है, लेकिन अगर आप ऐसे कह देंगे द जज इज़ हियरिंग द केस, ठीक है, तो न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, जब इसका अर्थ सुनना नहीं होगा, सुनवाई करना होगा, तो उसमें जो है आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, द जज इज हियरिंग द केस। इस तरह से आईएनजी फॉर्म में भी होता है। अब देखिए थिंक माने सोचना नहीं होगा, सोचना आई एम थिंकिंग गलत हो जाएगा, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप कोई चीज़ आप मतलब कि फील ही कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, जैसे आई एम थिंकिंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मैं इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। इस तरह से मतलब कोई चीज़ जो है कभी कभी कंटिन्यूस में भी प्रयोग होता है। तो इंडिफिनिट में कब प्रयोग होता है उसको जान लीजिए, कि जब कोई कार्य हमारे मस्तिष्क के अंदर ही अंदर ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो रहे होते हैं, अगला आदमी उसके बारे में निश्चित होकर नहीं बता सकता है, तो उसको हम इंडिफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। तो ये इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और इसके बारे में हम, ठीक है, आपको वीडियो टेंस अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस के ऊपर 23 वीडियो बनाए हैं, उसमें दूसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट, तो इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि अब हम आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम बता रहे हैं, तो इतना जान लीजिए कि इसका इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसमें जो इंडेफिनिट टेंस में होते हैं मस्तिष्क के अंदर अंदर, उसमें 5 तरह की क्रियाएँ आती हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों होती है ना, आँख, कान, नाक, ठीक है, जीभ, त्वचा, ये सब होता है। ठीक है, तो उसको ही हम इंडेफिनिट टेंस में होता है, मतलब ये स्वाभाविक रूप से हो रहे होते हैं, जो स्वाभाविक क्रियाकलाप होते हैं वो सब इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं सुन रहा हूँ, सुनना हमारा स्वाभाविक क्रिया है, ये कोई भी चीज़ आवाज़ होगी तो हमको सुनाई पड़ेगा, तो उसको हम इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। सोचना, ठीक है, हमारे मस्तिष्क के अंदर हम कुछ भी सोच रहे हैं, लग रहा है जैसे मतलब मैं सूंघ रहा हूँ तो आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है, तो इस तरह से इंडेफिनिट में आ जाता है। ठीक है, तो द लेमन टेस्ट इज सावर, नींबू खट्टा लग रहा है तो टेस्टेज ही हम कहेंगे, टेस्टिंग नहीं। तो इस तरह से, क्योंकि हम सीधी सी बात है, खाएंगे तो हमको लगेगा ही। और अरे कि दिस क्लॉथ फील्स थे, कि हम कपड़ा मोटा लग रहा है तो हम महसूस करेंगे, त्वचा से टच करेंगे तो उस वो भी इसी में आ जाता है। तो इन सभी के ऊपर, ठीक है, इस तरह की क्रियाएं होती हैं कि इंडेफिनिट में आती हैं, बाकी सभी आप आराम से पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 1 बाय 1 हम एक एक टेंस जो है देखते चले जाते हैं। पहले हम इंडेफिनिट ही आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद कॉन्टीन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब देखिए इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट के चारों भाग हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, पास्ट के, प्रेजेंट की जगह पास्ट के अंदर पास्ट के 4 भाग हो गए, फ्यूचर के प्रेजेंट की जगह पास्ट ना करके फ्यूचर के फ्यूचर 4 भाग हो, तो आपको पता हो। अब इंडेफिनिट के देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट हम एक साथ देखेंगे। खास बात ये है, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब इंडेफिनिट, तीनों का इंडेफिनिट हम एक साथ देखेंगे। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पहले देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। ता है, ती है, ते हैं रहते हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब पास्ट में क्या, पास्ट की पहचान क्या, ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई, ए, ये सभी आते हैं हिंदी में, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि फ्यूचर के
के अंत में गागे की जाता है। तो इस तरह से हम देखिए तीनों का इंडेफिनिट देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या है, यहाँ इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं, मतलब इंडेफिनिट का मतलब जितना इंडेफिनिट है सब ये अवस्था है सब देख रहे हैं। तो इस तरह से एक साथ आपका कवर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ता आती है, पास्ट इंडेफिनिट की ता था ती थी, या ये आ ये, फ्यूचर इंडेफिनिट की गा गी गई। ये तीनों आपकी पहचान आप एक साथ याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना। यानी कि ता सब में आया है, ता है की जगह था कर देंगे, ठीक है, तो पास्ट हो जाएगा। गा कर देंगे तो फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब तीनों की सहायक क्रिया देख लेते हैं, पहचान हो गया। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है डू डज, पास्ट की है डिड, फ्यूचर की है विल शैल। अब इतना जान लीजिए कौन सा सहायक क्रिया कब लगेगी। डज एक वचन के साथ लगेगा, डू बहुवचन के साथ लगेगा। अब एक वचन, अब एक दोस्तों साल्टर के आपको बता दे रहे हैं, अगर किसी भी सहायक क्रिया के अंत में अगर यस है तो वो हमेशा एक वचन के साथ ही लगेगा, क्योंकि सिंगुलर की स्पेलिंग भी यस से शुरू होती है तो वो सिंगुलर का साथ ही होता है। ये ऐसे ट्रिक बना लीजिए। जैसे डज, डज डज के अलावा जैसे इज है, देखिए वाज है, कोई भी सहायक क्रिया जिसके अंत में यस रहता है तो वो एक वचन के साथ ही लगती है। तो डज एक वचन के साथ लग गया, डू बहुवचन के साथ, अब डिड एक ही है तो सबके साथ वही लगेगी। अब विल शैल वाले में पोर्शन में क्या याद करना आपको, आई और वी, यही केवल दो सहायक, मतलब शैल जो है केवल आई वी के साथ लगेगा, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। इतना आपको याद करना है। अब चलिए देखते हैं, रूल देख लेते हैं इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगती है, पहले आप इसको जान लीजिए। केवल दो ही टेंस ऐसे हैं पूरे टेंस में जिसमें अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम चलिए देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट कैसे रहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, अगर एक वचन है तो यस या यस रहेगा उसमें, ठीक। वर्ब सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक वचन है तो यस यस रहेगा, और नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा। वहीं अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा तो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो इस तरह से आपको इतना याद करना है। सबके शुरुआत में सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बीच में ये वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, एक वचन है तो यस यस। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा, सहायक क्रिया नहीं लगेगी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी, और फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया भी लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक समझ में होगी। चलिए अब इससे एग्जाम्पल, कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए एग्जाम्पल क्या, लता एक मधुर गीत गाती है, तो ता है तिहारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो लता एक वचन है तो सिंग में यस जुड़े, लता सिंग्स क्या गाती है, ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यही चीज़ ये अगर ऐसे है, यही चीज़ लता ने एक मधुर गीत गाया तो यह शब्द आ गया यानी काम बीत गया, ठीक है। तो काम बीत गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो यही सब कुछ रहेगा, सिंग की जगह क्या हो जाएगा, सैंग, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगेगी, लता सैंग ए स्वीट सॉन्ग। अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा, लता एक मधुर गीत गाएगी, की आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, लता विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो बिल लग जाएगा क्योंकि लता के साथ बिल लगेगा, केवल आई भी के साथ सैल लगेगा, बाकी साथ बिल लगता है। अब आगे देख लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल, हुआ विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही एक वचन है तो गोज, गो में ई एस जुड़ जाएगा, गोज, ठीक है। जिसके अंत में ओ रहता है या सी एच रहता है तो उसमें ई एस ही जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए वह विद्यालय जाता था, यही पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, देखिए एक जगह था आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो ही वेंट टू स्कूल। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस की परिभाषा क्या है, क्रिया के रूप के परिवर्तन को टेंस कहते हैं। मतलब क्रिया बदल गई तो टेंस बदल गया। जाता है ये भी हिंदी की क्रिया है, हिंदी वाक्य अंत में आती है, जाता है एक जगह था आ गया तो टेंस बदल गया। तो गोज जाता है तो गोज था तो वेंट हो गया। इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिए बदल जाते हैं। तो क्रिया के रूप के परिवर्तन को टेंस कहते हैं। इसमें केवल वर्ब बदल जाता है, टेंस बदल जाता है अपने आप। तो अब देखिए वह विद्यालय जाएगा तो क्रिया बदल गई, जाएगा हो गया तो विल गो हो गया, ठीक है। गो वेंट की जगह, गोज और वेंट की जगह वेंट विल गो हो गया, तो ही विल गो टू स्कूल। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस के भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसको कैसे बनाया जाएगा उसको देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, डू या डज लगेगा, फिर नॉट लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, डिड लगेगा, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा, विल या शैल लगेगा, फिर नॉट। मतलब यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, बाकी नॉट लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीनों के इंडेफिनिट में लगेगा, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहेगा। ये एक ही स्ट्रक्चर से आपका तीन तीन टेंस इस तरह से कंप्लीट हो जा रहा है। आपको मैं आराम से सब तैयार हो जाएगा। हम अपना काम नहीं करते हैं, देखिए वी डू नॉट डू आवर वर्क, ठीक है। तो अब डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट डू आवर वर्क, ठीक है। वैसे बोल चाल में शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया था, वैसे आप परीक्षा में फुल फॉर्म का यूज़ करिए, ठीक है। तो वी डोंट डू या वी डू नॉट डू आवर वर्क, हम अपना काम नहीं करते थे, वी डिडेंट डू आवर वर्क या वी डिड नॉट डू आवर वर्क, ठीक है।
तो अब देखिए हम अपना काम नहीं करेंगे, वी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, वी वांट टू डू आवर वर्क। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है विल नॉट। ठीक है, वह विद्यालय कभी नहीं जाता, ही नेवर गोज टू स्कूल। अब देखिए दोस्तों एक बात ये कि कभी नहीं शब्द आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसे वाक्य ज़्यादा आते हैं। तो कभी नहीं आया तो उसको हम डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी नहीं नेवर लगा देते हैं, नेवर माने कभी नहीं। तो जब इसमें नहीं की अंग्रेजी हो गया तो अलग से डू नॉट डज नॉट लिखने की जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद एक वचन है तो गोज करेंगे, गोज टू स्कूल। यानी कि कभी नहीं वाले वाक्य यानी नेवर वाले वाक्य को हमेशा अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वचन देसी है, सब्जेक्ट अदर वर्ड। और ये नेवर जो है एक एडवर्ब है, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। केवल इसका सेंस निगेटिव रहता है, इसमें 5% ये वाक्य निगेटिव केवल रहता है, 5%, और 95% ये अफर्मेटिव है। तो इसलिए इसको जो है अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनाते हैं, केवल निगेटिव में दे दिया जाता है 5% निगेटिव, तो 95% अफर्मेटिव। तो ये एडवर्ब के मतलब वह विद्यालय कभी नहीं जाता। प्रश्न करिए जाता कितनी बार जाता है, कभी नहीं। तो ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब का एक प्रकार होता है कि आवृत्ति सूचक एडवर्ब, तो वही है कितनी बार कोई काम हो रहा है, तो ये नेवर उसी तरह से लगा दिया जाता है। तो इसलिए इसको अफर्मेटिव से ही बनाते हैं। वाक्य अफर्मेटिव रहता है, केवल सेंस नेगेटिव रहता है। अब देखिए वह विद्यालय कभी नहीं जाता, तो इसमें क्या है, ही नेवर वेंट टू स्कूल। तो ये भी देखिए सब्जेक्ट बाद सेकंड फॉर्म आता है अफर्मेटिव, उसी नियम से अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। केवल नेवर को हम मेन वर्ब से पहले एडवर्ब के रूप में लगा देते हैं, क्योंकि वही बताया कि 5% ये नेगेटिव, 95% अफर्मेटिव। तो जिसके परसेंट ज़्यादा उसी के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। वह विद्यालय कभी नहीं जाएगा, देखिए हील नेवर गो टू स्कूल, ये हील का ही विल होता है, ही विल का शॉर्ट फॉर्म हील हो जाता है, इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। ठीक है, आप जो है एग्जाम में फुल फॉर्म लिखिए और जो है स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि सहायक क्रिया को पहले कर देते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप किसे कहते हैं, तो फर्स्ट टाइप की परिभाषा आप नोट कर लीजिए, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य को फर्स्ट टाइप कहते हैं। मतलब जिसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप कहते हैं। अब इसके लिए क्या करते क्या हैं, क्या के लिए जो है व्हाट उसकी अंग्रेजी होती है, लेकिन व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया लिख देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार कोई सहायक क्रिया लिख दीजिए, क्या की अंग्रेजी हो जाता है फर्स्ट टाइप में। अब देखिए होता क्या, डू डज लिख दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है डिड लिख दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट है विल या शैल लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, बस फर्स्ट फॉर्म सब में लगेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। आराम से देखिए तैयार हो गया। दोस्तों सूत्र याद करने की स्टाइल ये स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ कि निगेटिव में भी आप क्या याद किए थे, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाए थे। इसमें क्या है, इस वही सहायक क्रिया पहले कह दिए, सब्जेक्ट कह दिए। अगर नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट बाद लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, डू आई गिव यू ए पेन। अब यहाँ क्या क्या अंग्रेजी, डू लिख दिएगा, सब्जेक्ट आई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म गिव, यू किसे देता हूँ, तुम्हें क्या देता हूँ, ए पेन। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता था, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, देखिए हुक जगह था आ गया, तो डू की जगह डिड हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, डिड आई गिव यू ए पेन। क्या मैं तुम्हें एक कलम दूंगा, शैल आई गिव यू ए पेन। टेंस बदल गया तो वर्ब बदल गया, शैल लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम नहीं करती है, डज योर मदर नॉट लव यू। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो आपको बताया क्या था, तो पूरा नियम वही रहेगा, सहायक क्रिया पहले लिखा जाए, फिर सब्जेक्ट, नहीं के लिए नॉट लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब से पहले, जैसे निगेटिव में नहीं, जैसे मेन वर्ब पहले नॉट लगा देते थे, तो उसी तरह से इसमें नॉट लगा देंगे। डज योर मदर नॉट लव यू। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम नहीं करती, तो डिड योर मदर नॉट लव यू। तो डिड लग गया, पास्ट इंडेफिनिट के नाते सहायक क्रिया बदल गई, वर्ब तो वही है। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम नहीं करेगी, तो इसमें क्या हो, विल लग जाएगा, विल योर मदर नॉट लव यू। अब चलिए सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप किसे कहते हैं, सेकंड टाइप दोस्तों जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द जो है कहाँ, कैसे, क्या, ये सभी वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जैसे कब आ जाएगा, क्यों आ गया, कहाँ, कैसे, क्या आएगा। अब देखिए क्या शुरू में आता तो फर्स्ट टाइप था, बीच में आ जाता है सेकंड टाइप आता। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या जब वाक्य के बीच में आए तो उसे हम सेकंड टाइप कहते हैं। और इसका नियम क्या होगा जानते हैं, सेकंड टाइप की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या जो भी आएगा उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, यानी इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट डिड लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट विल या शैल लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नहीं अगर रहेगा तो नॉट भी लगा देंगे, ऊपर भी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये सब लिख देंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही देखिए फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर पूरा है, केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ा है इसमें और कुछ नहीं है। वह टहलने क्यों नहीं जाता है, तो वाई डज ही नॉट गो फॉर ए वॉक। तो वाई क्वेश्चन वर्ड पहले क्यों की अंग्रेजी लिखा जाएगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो भी रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देख के लिखेंगे, वह की अंग्रेजी ही होता है इसलिए डज लगा देंगे। नहीं शब्द है, हाँ नॉट भी लगा देंगे, तब वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, फिर उसके बाद फॉर ए वॉक माने टहलने। ठीक है, तो गो फॉर ए वॉक माने टहलने जाना होता है।
वह टहलने क्यों नहीं जाता था, वाई डिड ही नॉट गो फॉर ए वॉक। तो यहाँ देखिए डज की जगह डिड हो गया क्योंकि जाता था हो गया। वह टहलने क्यों नहीं जाएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो इसमें क्या है, विल लग जाएगा, वाई विल ही नॉट गो फॉर ए वॉक। अगला कुछ वाक्य देखते हैं, तुम्हारे घर कौन आता है, हु कम्स टू योर हाउस। दोस्तों इसमें एक बात और समझने वाली है कि इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं और परीक्षा में इससे ज़रूर आता है क्वेश्चन, तुम्हारे घर कौन आता है, तो इसमें कहते हैं हु कम्स टू योर हाउस, इसका अंग्रेजी होगा। दोस्तों कि इसमें क्या है, हु क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड भी है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम करता है। अब देखिए वैसे तो क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया आती है, लेकिन हु वाले वाक्य में नहीं आती हैं। कब, जब अफर्मेटिव रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में देखिए अफर्मेटिव में लगती नहीं सहायक क्रिया, इसलिए इसमें नहीं आती, बाकी और टेंस में आएगी। तो इसको भी हम हु वाले वाक्य को या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव, इन दोनों के स्ट्रक्चर से बनाते हैं, ठीक है। क्यों, जब वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो निगेटिव्स बनाएंगे, अगर नहीं आएगा नहीं तो हम अफर्मेटिव्स बनाएंगे। क्यों इसमें भी वही कहानी है कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव भले आता है, लेकिन ये केवल 5% जो है इंट्रोगेटिव है, 95% ये या तो अफर्मेटिव रहता है या तो निगेटिव रहता है। कैसे, तुम्हारे घर कौन आता है वर्ब है, इसी में प्रश्न करिए कौन आता है, तो जो उत्तर आएगा वही तो सब्जेक्ट रहता है। वर्ब में कौन प्रश्न करने से पता चलता है, जो कोई कार्य करे या करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। कौन आता है, अब यही तो पता नहीं है, जब तक नहीं पता, अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख दें तुम्हारे घर मोहन आता है, तब तो वाक्य अफर्मेटिव हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो इसलिए इसका सेंस केवल इंट्रोगेटिव है 5%। तो इंक्वायरी किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक का निशान लग गया। बाकी ये 55% अफर्मेटिव है, और अगर नहीं शब्द रहता तो निगेटिव हो जाता है, इसलिए इसको हम अफर्मेटिव या निगेटिव के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो और हु इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन प्रश्नवाचक शब्द भी है, सब्जेक्ट भी है, दोनों है। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, एक वचन है तो शेष, तो हु कम्स टू योर हाउस, हु कम्स कौन आता है, कहाँ किसके घर आता है, टू योर हाउस। तो इस तरह से इसमें ऐसे लिखा जाता है। अगर यही होता तुम्हारे घर कौन कौन आता है, तब कम लगा सकते हैं, क्योंकि कौन आता है तो एक आदमी का नाम आ रहा है, कौन कौन कहेंगे, दो लोगों का नाम आ जाएगा, मोहन है, सुहान, अक्सर एक ही वाला आपको एग्जाम में आता है, हु कम्स टू योर हाउस। तो इस तरह से वर्ब की मिस्टेक भी दे सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला है यही वाक्य जो है, तुम्हारे घर कौन आता है ना, आता था आ गया, तो आता था तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो लगा दिए, क्योंकि ये हु ही सब्जेक्ट है यहाँ पर और क्वेश्चन वर्ड है, दोनों भी है। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब ये देखिए तुम्हारे घर कौन आएगा, तो इसमें तो क्या है, हु के बाद देखिए सहायक क्रिया लगा दिए बिल, क्योंकि ये हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया लगती है, तो किसी आदमी का नाम ही आएगा तो आई भी तो आएगा नहीं, तो इसलिए बिल लग जाएगा। वर्क फर्स्ट फ्रॉम कम टू योर हाउस। आइए कंटिन्यूस टेंस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों कंटिन्यूस को एक साथ पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाक्य में के अंत में आते हैं। तो इसके अलावा इसमें रहा है, रही है, रहे के अलावा खड़ा है, बैठा है, ये सब भी याद सकते हैं। खड़ा है, बैठा है, अगर आगे ये भी कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। यह पड़ा है, जैसे आपका छाता फर्श पर पड़ा है, आपकी किताब मेज़ पर पड़ी है, वह बैठा है, वह खड़ा है, ये सब भी खड़ा है, बैठा है, पड़ा है, ये भी आते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, इज एम आर। आपको पता है एक वचन के साथ इज लगेगी, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या हो, रहा था, रहे थे, रहे थे, और इसके अलावा खड़ा है की जगह था आ जाएगा, खड़ा था, बैठा था, पड़ा था, ये भी आ जाएगा। वाज वर होता है, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर, और आई के साथ भी वाज लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस की सहायक क्रिया रहा, अब हाथ और था की जगह क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी वर्ड आते हैं। और इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी विल बी, शैल बी, आई भी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी लगेगा। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा टेंस के अनुसार। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज एम आर लगेगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो वाज वर्क लगेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो विल बी, शैल बी लगेगा, और तीनों में वर्ब की आई एन जी फॉर्म में लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, ही एक वचन है तो इज लगा दिए, इज प्लेइंग। वह खेल रहा था तो हो जाएगा ही वाज प्लेइंग। वह खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग हो जाएगा। वह क्रिकेट खेल रहा है, अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए अब यही देखिए इस तरह से छोटे से बड़े वाक्य बता रहे हैं। जैसे पहले में क्या था, वह खेल रहा है,
ठीक है ना। तो ही इज़ प्लेइंग, 3 ही शब्द था, ही इज़ प्लेइंग। अब देखिए वही चीज़ अगर आ जाएगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग, तो क्रिकेट बढ़ गया था ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए। अगर यही वाक्य थोड़ा और बड़ा करेंगे तो वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, अदर वर्ड आ गया, तो इन द फील्ड आ गया। तो दोस्तों इसमें यही ट्रिक बना लीजिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट शुरू में रहता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, वर्ब वाक्य के अंत में रहता है। तो खेल रहा है तो इज प्लेइंग हो गया। उसके बाद उसके वर्ब के पहले अक्सर ऑब्जेक्ट रहता है, तो क्या खेल रहा है, सिंपल क्रिकेट, ये लिख दिया है। उसके बाद जो बच जाते हैं तो वो अदर वर्ड होते हैं, जैसे मैदान में कहिए इन द फील्ड। तो इस तरह से लिखा जाता है, ये नहीं कि वह ही फील्ड इन क्रिकेट इज प्लेइंग, ऐसा नहीं लिखा जाता। तो सब्जेक्ट यानी शुरुआत में बनाइए, फिर लास्ट में, फिर उसके बाद तब वहाँ से धीरे उसके पहले वाले को बनाइए, फिर इसके, तो आपका जो है दिक्कत नहीं होगी। वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। देखिए हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब वही मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इस तरह से विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इस तरह से टेंस के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है, बस वही टेंस है, क्रिया के रूप के परिवर्तन को टेंस कहते हैं। तो यहाँ विल भी लग गया, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, एक साथ आई एम लगता है। अब यही देखिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो वाज हो जाएगा, आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर की बात करें कि आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। दोस्तों आई ये जो है, आई विल बी का मतलब आई विल बी या आई शैल बी। ठीक है, विल आइल, आजकल बोलचाल में आइल का प्रयोग होता है, न्यूज़पेपर में आइल ही आता है। क्यों? क्योंकि विल या शैल का, आई के साथ विल लगाओ या शैल, दोनों का शॉर्ट फॉर्म आइल है, तो यह आइल कॉमन वर्ड है। विल या शैल को इसलिए स्पोकन से ख़त्म भी कर दिया गया, लेकिन दोस्तों ग्रामेटिकली आपको एग्ज़ाम लिख देना है, परीक्षा पास करना है स्कूल में। ठीक है, तो या कंपटीशन में, तो आपको आइल शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, ट्रांसलेशन करने बैठे हैं तो आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो आप बोल चाल में बिल्कुल करिए आइल, फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस इज एम आर, ठीक है, सब्जेक्ट बाद इज एम आर, वाज वर, पास्ट कंटिन्यूस रहेगा, विल बी शैल बी, उसके बाद नहीं के लिए नॉट। तो वही टोटली स्ट्रक्चर है, केवल नॉट लगा देना है सहायक क्रिया के बाद, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो आई एम की जगह वाज हो जाएगा, सारा कुछ वही रहेगा, आई वाज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। फ्यूचर रहेगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई विल नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, इस तरह से कहिए ये, लेकिन स्पोकन में आई लिखा जाता है, आप जो है परीक्षा में आई शैल कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, नहीं लगाया जाता है। ठीक है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। फर्स्ट टाइप में केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें हिंदी में क्या आता है, तो इसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, वर्ब एन जी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, और ये टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस रहेगा तो वाज वर्ब पहले होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा इज एम आर रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस रहेगा विल या शैल पहले होगा। देखिए अब देखिए, इज एम आर या वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में तो ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, लेकिन फिर नहीं के लिए नॉट। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस की बात क्या है, उसमें विल या शैल, विल भी शैल भी होता है सहायक क्रिया, लेकिन पूरी नहीं लिखी जाएगी, केवल विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, तब भी, इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तब वर्ब के एन फॉर्म पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रामर का रूल है, कोई भी सहायक क्रिया एक से अधिक पार्ट में हो तो सबसे पहले हम पहला पार्ट लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, तब दूसरा पार्ट लिखते हैं। तो 2 पार्ट में सहायक क्रिया है, तो पहले पार्ट को लिखने के बाद दूसरे पार्ट से पहले नॉट लगाते हैं। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि पूरी सहायक क्रिया आपको नहीं लिखना, विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, तब वर्ब के एन फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में ऐसी कोई बात नहीं, आधी एक ही पार्ट है, तो सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब के एन फॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो आई एन जी फॉर्म आने से पहले सब्जेक्ट और नॉट लिख देना पड़ेगा। अब चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, आई हेल्पिंग यू, क्या मैं आपकी सहायता कर रहा था, वाज आई हेल्पिंग यू, तो वाज हो गया, रहा था के लिए। क्या मैं आपकी सहायता कर रहा हूँगा, शैल आई बी हेल्पिंग यू। ठीक है, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, अब देखिए इसी का निगेटिव देख लें, आई नॉट हेल्पिंग यू। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा था, तो वाज आई नॉट हेल्पिंग यू। इस तरह से दोस्तों पहले आप अपने मन में सोच लिया करिए, फिर उसके बाद देख लीजिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू हो जाएगा। अब देख लीजिए सेकंड टाइप देख लेते हैं हम कंटिन्यूस टेंस का। तो सेकंड टाइप किसे कहते हैं, तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये वाक्य के बीच में आते हैं, उसको हम सेकंड टाइप कहते हैं, इसको WH टाइप भी कहते हैं।
इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वही क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा, यानी कब क्यों कहाँ कैसे के अंग्रेजी लिख लिया है। उसके बाद फर्स्ट टाइप की पूरा जोड़ दिया जाएगी, जय मार वाज वर बिल भी सेल भी। उसके बाद सब्जेक्ट नाट, फिर वर्ब कैन फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। देखिए वह यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो वाई इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, पहले क्यों खेल, वाई लिखा गया, उसके बाद वर्ब लिखा गया इज, सब्जेक्ट ही प्लेइंग क्रिकेट ही है। वह यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहा था, वाई वाज ही प्लेइंग क्रिकेट ही है। वह यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा, तो हो जाएगा वाई विल बी, ठीक है, वाई विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट हियर, क्योंकि बिल के बाद पूरा नहीं लिखना है, बी सब्जेक्ट लिखना है, फिर नाट नहीं है तो बी आ जाएगा। वह यहाँ क्रिकेट क्यों के नहीं खेल रहा होगा, वाई इज़ खेल रहा है, वाई इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसमें देखिए नाट लगा दिया, तो वाई इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, वाई वाज ही, रहा था है सर, रहा था कितना वाज होगा, वाई वाज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट हियर। वह यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, तो इसकी क्या अंग्रेजी क्या होगी, वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट हियर। अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मोदी देश की दशा सुधार रहे हैं, मोदी, तो आप इसको पहले अपने मन में बना लीजिए, फिर मैं उत्तर बोल रहा हूँ, मिला लीजिए। मोदी देश की दशा सुधार रहे हैं, मोदी इज इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री। मैं अपने घर में पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन माई हाउस। वो अपना काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क। क्या मैं उसे परेशान कर रहा हूँ, आई बोदरिंग हिम, बोदरिंग या ट्रबलिंग, परेशान करने के लिए। आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट, आप परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर, तीनों का परफेक्ट टेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट मतलब कि जिसमें काम पूरा हुआ रहता है उसको हम परफेक्ट कहते हैं। तो अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों का परफेक्ट हम एक साथ देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और सहायक क्रिया है हैज़ या हैव, एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ है। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, चुका था, चुके थे, चुके थे, सहायक क्रिया हैड, सभी के साथ हैड लगे क्योंकि एक ही सहायक क्रिया। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या ऐसे भी ऐसे सकता, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी, ठीक है। तो उसमें विल हैव, शैल हैव, सहायक क्रिया होती है, ठीक है। अब तीसरा से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों का आप पहचान, सहायक क्रिया जान लिए। अब स्ट्रक्चर जान लीजिए इसका, ठीक है, वाक्य कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर प्रेजेंट पर, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज है, पास्ट परफेक्ट है तो हैड, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव या शैल हैव। उसके बाद तीनों में वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म में लगेगी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। परफेक्ट के तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे कॉन्टिन्यूस के तीनों में वर्ब की आईएनजी लगती थी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगेगी, यानी कि 6 टेंस में आईएनजी लगेगी। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों के परफेक्ट में थर्ड लगेगी, और तीनों के इंडेफिनिट में फर्स्ट लगेगी। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक अफर्मेटिव में यस ये भी लगता है, या फर्स्ट और एक वचन के साथ, और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सेकंड लगता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड हम परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, तो वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, तो वी के साथ हैव लगेगा, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या कंप्लीट कर चुके हैं और होमवर्क। यही पास्ट में है, गृह कार्य पूरा कर चुके थे तो हैड लग गया। फ्यूचर में आ गया तो विल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, विल हैव मतलब वी शैल हैव, विल शैल का शॉर्ट फॉर्म विल, ठीक है। हम वह ताजमहल देख चुका है, ही हैज़ सीन द ताज, ठीक है। वह ताजमहल देख चुका था, ही हैड सीन द ताज। वह ताजमहल देख चुका होगा तो ही विल हैव सीन द ताज, ही विल हैव का शॉर्ट फॉर्म हील। दोस्तों स्पोकन में आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करके बोलिए, स्पीड बढ़ेगी। बाकी लेकिन स्कूल में आपको लिखना होगा, इतना ध्यान देना कि ही के साथ बिल लगाइए, और आई बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ बिल लगाइए, फुल फॉर्म आप लिखिए, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस, वह बाज़ार से सब्जी नहीं खरीदा है, ही हैज़ नॉट बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। वह बाज़ार से सब्जी नहीं खरीदा, तो वह बाज़ार से सब्जी नहीं खरीदा था, ही हैड नॉट बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, तो पास्ट है तो हैड नॉट लगा दिया। वह बाज़ार से सब्जी नहीं खरीद चुकेगा, ही विल नॉट हैव बॉट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, तो ही नॉट मतलब ही विल नॉट हैव, ठीक है। वह विद्यालय कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ गया, गलती से यहाँ टाइप हो गया था, तो ही नेवर गोज़ टू स्कूल, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं का निगेटिव। तो परफेक्ट टेंस का हम निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देख लिया। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि दोस्तों तो पता है कि सहायक क्रिया पहले हो जाती है और कुछ नहीं रहता, बाकी सब निगेटिव की तरह ही रूल रहता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या मैं बीमारी से ठीक हो गया हूँ, हैव आई रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, रिकवर्ड मतलब ठीक होना, बीमारी से ठीक होना। और क्या मैं बीमारी से ठीक हो गया था, पास्ट परफेक्ट है तो हैड आई रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस हो जाएगा। क्या मैं बीमारी से ठीक हो चुका हूँगा, शैल आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। तो फ्यूचर परफेक्ट है तो शैल या विल के साथ हैव लगता है।
ठीक है। तो सेल या विल पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, नहीं तो हैव पर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट जरूर। क्या मैं बीमारी से ठीक हो चुका हूँ? देखिए हैव आई नॉट हैव रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, तो देखिए नॉट लग गया। अब नॉट नहीं भी है तो क्या के साथ, तो हैव से पहले नॉट लगा देंगे। दोस्तों इस तरह से हम अफर्मेटिव नेगेटिव सब इंट्रोगेटिव एक ही से बना रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। क्या मैं बीमारी से नहीं ठीक हो चुका था? हैड आई नॉट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। तो तीनों का हम टेंस जो है केवल देखिए थोड़ा वर्ब बदला है, पहचान बदली तो सहायक क्रिया बदल गई। इस तरह से तीनों का हम एक साथ एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लेबर करने से बचें, आप कॉन्सेप्ट समझ लें आसानी से। क्या मैं बीमारी से नहीं ठीक हो चुका हूँगा? तो अगर ऐसा आएगा तो शैल आई नॉट हैव रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव में नॉट लगा कर भी बता दिए, बिना नॉट वाला भी तीनों टेंस का बता दिए। अब देख लेते हैं सेकंड टाइप। ठीक है, तो सेकंड टाइप से वह कहाँ गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है वेयर हैज़ ही गॉन। वह कहाँ गया था, पास्ट परफेक्ट का हो गया तो वेयर हैड ही गॉन। वह कहाँ जा चुका होगा तो वेयर विल ही हैव गॉन, ये हो जाएगा। हम मुंबई से क्यों नहीं आए हैं, वाई हैव वी नॉट कम फ्रॉम मुंबई। इस तरह से जो है ये फ्यूचर परफेक्ट का सेकंड टाइप हो गया। तो हम मुंबई से क्यों नहीं आए थे, अब देखिए निगेटिव वाला भी दे देते हैं, वाई हैड वी नॉट कम फ्रॉम मुंबई। हम मुंबई से क्यों नहीं आ चुके होंगे, वाई शैल वी नॉट हैव कम फ्रॉम मुंबई। अब यहाँ इससे रिलेटेड परफेक्ट की कुछ एक्सरसाइज भी हम देख लेते हैं। वह खाना खा चुकी है, पहले आप इसको अपने मन में सोच लीजिए क्या होगा, उसके बाद मैं बोल दे रहा हूँ, एक्सरसाइज भी मिला लीजिए। बाकी कोई एक्सरसाइज आप किसी भी टेंस की आपके फंसे तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर जैसे ही समय मिलेगा रिप्लाई कर दूँगा। वह खाना खा चुकी है तो सी हैज़ ईटन फूड। मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट यू इंग्लिश। माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ पाया था, माली हैड नॉट प्लग्ड द फ्लावर इन द गार्डन। क्या हम 14 अप्रैल तक अपने घर से बाहर निकल चुके होंगे, शैल वी हैव टर्नड आउट ऑफ आवर हाउस। ठीक है, अब फॉर 14 अप्रैल। ठीक है, अब माता जी, ठीक है, फॉर 14 अप्रैल या बाय 14 अप्रैल भी कह सकते हो, टिल 14 अप्रैल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माता जी खाना क्यों नहीं परस चुकी होंगे, वाई विल मदर नॉट हैव सर्व द फूड। ठीक है, अब आइए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा टेंस खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत कम समय में। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस हम एक साथ देख रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहा है, रहे आते हैं, सहायक क्रिया वही कंटिन्यूअस वाली रहती है प्लस समय दे दिया जाता है। और सहायक क्रिया हैज़ बिन, हैव बिन, आपको पता है हैज़ वाला एक वचन के साथ लगेगा, जिसमें हैज़ लगा है तो यानी हैज़ बिन एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ हैव बिन। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था रहित रहत रहेगा, वही कंटिन्यूअस की पहचान, रहा था रहित ही रहे थे, खड़ा था बैठा था, ये सब भी आ सकते हैं, जो भी बताया गया है कंटिन्यूअस में, रहा है रही है रहे हैं, खड़ा है बैठा है। पास्ट रहेगा तो रहा था रहित रहे थे, खड़ा था बैठा था, पड़ा था, प्लस समय दे दिया था। सहायक क्रिया हैड बिन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो सबके साथ हैड बिन ही लगेगी क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय दे दिया जाता है। तो क्या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेगी, ये सब भी आ सकते हैं। जैसे वह 2 घंटे तक काम करता रहेगा, 2 बजे से पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे भी आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ दिया था, विल हैव बिन, शैल हैव बिन इसकी सहायक क्रिया है। आई भी के साथ शैल हैव बिन, बाकी सभी के साथ विल हैव बिन लगेगा। अब कुछ रूल देख लेते हैं इसका। निश्चित समय, अनिश्चित समय भी आते हैं। तो आपको पता है कि जैसे निश्चित समय के लिए सेंस, अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। तो सेंस कब लगेगा, ट्रिक जान लीजिए। कार्य कब से शुरू हुआ ये बताने के लिए सेंस लगेगा, कार्य कब तक चला ये बताने के लिए फार लगेगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा तो कब तक चला, 2 घंटे से पढ़ रहा, 2 घंटे तक पढ़ा, आगे भी पढ़ रहा है। लेकिन हम कहें कि वह सुबह से पढ़ रहा है तो इसमें कार्य की केवल शुरुआत बताया जा रहा है, कोई मतलब ये नहीं बताया जाए कार्य कब तक चला है। तो इस तरह से किसी चीज़ की शुरुआत बताया जाए और लेंथ ऑफ टाइम ना बताया जाए कि कब तक काम हुआ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेंस लगाएंगे। ठीक है, तो अब वैसे आप जानकारी के लिए जान लीजिए, सुन लीजिए कि निश्चित समय किसे कहते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्ष के नाम, और अवस्था कोई भी हो जैसे बचपन से, युवावस्था से, तो इस समय सेंस लगेगा। ठीक है, दिन का कोई भी पार्ट हो जैसे मॉर्निंग, नून, ठीक है, इवनिंग, डस्क जिसको कहते हैं गोधूली बेला, डेब्रेक, ये सभी में सेंस लगेगा। ठीक है, और कल से इसमें भी सेंस लगेगा। ठीक है, और इस तरह से मतलब कि जिसमें कोई लेंथ ऑफ टाइम ना बताया हो वहाँ सेंस लगेगा। अनिश्चित समय किसे कहते हैं, जैसे दिनों, महीनों, वर्षों, मिनटों, घंटों, इनकी संख्या दिया हो तो उसको हम अनिश्चित समय, किसी भी चीज़ की दिनों, महीनों, वर्षों, मिनटों, घंटों, सेकंडों की संख्या दिया, जैसे वह 2 घंटे से, 2 दिन से, 10 दिन से, 20 घंटे से, 20 मिनट से,
ठीक है, 2 दिन से, तो किसी चीज़ की संख्या दी है 1 2 3 4, तो सबको हम क्या कहेंगे, अनिश्चित समय कहेंगे। ठीक है, अब जैसे केवल एक चीज़ है, बजे में समय अगर दिया रहता है, तो जैसे वो 3 बजे से पढ़ रहा है, तो बजे में समय दिया रहता है तो वो निश्चित रहता है, बाकी हमेशा ठीक है घंटों, मिनटों, सेकंडों, दिनों, इन सब में रहता है तो अनिश्चित रहता है। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अब निश्चित अनिश्चित कैसे पकड़ेंगे, सेंस कब लगाएंगे, कब फार लगाएंगे। सेंस में एकदम पॉइंट ऑफ टाइम, कहानी की शुरुआत बताया रहा है, और फार के लिए मतलब पीरियड ऑफ टाइम, अंतराल बताया जाता है कि हाँ इतने समय तक ये काम हुआ, लेंथ ऑफ टाइम बता दिया था। सब्जेक्ट, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट रहेगा तीनों में सबसे पहले, उसके बाद हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज़ बीन या हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये सहायक क्रिया यानी तीनों का टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगा दिए, वर्ब के आगे फॉर्म लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगा दिए, फिर सिंस या फार प्लस टाइम लगा देंगे, क्योंकि सिंस या फार पहले लिखेंगे, सीखेंगे, फिर टाइम। जैसे सुबह से है तो पहले सिंस लगाइए, फिर समय मॉर्निंग बताइए। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि ठीक है, नहीं शब्द नहीं आ रहा था, जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेला, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब ये देखिए पास्ट में रहेगा तो वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था तो हैज़ बीन हैड हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो क्या, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो हो जाएगा हील हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। हील मतलब ही विल, तो दोस्तों यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे स्पीड बढ़ाने के लिए, फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, स्पोकन में इस तरह से लिखा जाता है, बाकी आप स्कूल में तो बताए हैं फुल फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो हील मतलब ही विल, न्यूज़पेपर में सबके साथ आई डबल एल आने लगा है, तो क्योंकि हील या ही सेल दोनों का शॉर्ट फॉर्म यही होता है, तो ही विल हैव बीन ऐसे हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं सोमवार से अपना काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मंडे। मैं सोमवार से अपना काम कर रहा था, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क सिंस मंडे। तो यहाँ शुरुआत बताया जा रहा है कम से, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम, ठीक है, ये सब समय वजन दिए रहे सब निश्चित होते हैं, बाकी सब अनिश्चित। मैं सोमवार से अपना काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मंडे, तो आई हैव मतलब आई शैल हैव, ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो चलिए नेगेटिव देख लेते हैं। किसान 4 दिन से अपनी फसल नहीं काट रहा है, द फार्मर हैज़ नॉट बीन कटिंग हिज क्रॉप फॉर 4 डेज। तो नहीं शब्द देखिए आ गया, तो हैज़ या हैव के बाद किंतु बीन से पहले नॉट लगा देते हैं, क्योंकि बताया दोस्तों एक पार्ट से ज़्यादा अगर सहायक क्रिया है तो पहले पार्ट के बाद दूसरे पार्ट से पहले नॉट लग जाता। किसान 4 दिन से अपनी फसल नहीं काट रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैड लगा दिया, हैड, द फार्मर हैड नॉट बीन कटिंग हिज क्रॉप फॉर 4 डेज। किसान 4 दिन से अपनी फसल नहीं काट रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, तो वांट हैव बीन कह दीजिए, वांट हैव बीन मतलब विल नॉट हैव बीन कटिंग हिज क्रॉप फॉर 4 डेज। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। क्या बच्चा 10 मिनट से रो रहा है, हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ क्या है, क्या कहेंगे जी, हैज़ लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देगा, नहीं है नहीं, आगे बढ़ जाएंगे बीन पे, वर्ब के आगे फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, 10 मिनट से अनिश्चित समय। क्या बच्चा 10 मिनट से रो रहा था, पास्ट आ गया, तो हैज़ कहेगा हैड कर दीजिए, बाकी सब कुछ वही नियम, हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स। क्या बच्चा 10 मिनट से रो रहा होगा, हैज़ द चाइल्ड बीन बिल द चाइल्ड बीन, ठीक है, हैव बीन हो जाएगा, बिल हैव बीन लगता है ना, तो बिल के बाद पहले सहायक सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर तब हैव बीन, यानी कि पहले पार्ट को लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट है तो यहाँ उसको भी लगाते हैं, नहीं तो हैव बीन आ जाता है, वर्ब के आगे फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। सेकंड टाइप देख लेते हैं। हम पिछले 2 सप्ताह से बाहर क्यों नहीं जा रहे थे, वाई हैव वी, ठीक है। अब देखिए क्या है कि पिछले 2, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें हैव बीन लगता है, तो पहले वाई लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया आदि लिखेंगे हैव, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, फिर बीन। वाई हैव वी नॉट बीन गोइंग आउट, बाहर जाना है, फॉर द लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्ते से कहेंगे फॉर द लास्ट 2 वीक्स। अब लास्ट आपके साथ देखिए 1 2 3 4 संख्या दे दिया है ना, तो लास्ट के पहले द भी लगाते हैं हम, तो उसके बाद ये ग्रामर का रूल है, तो लास्ट के साथ अगर संख्या है 1 2 3 4 तो हम उसके पहले द भी लगाते हैं, तो इसलिए हो जाएगा फॉर द लास्ट 2 वीक्स। नहीं तो आप एप्लीकेशन पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो लास्ट पहले सिंस भी लग सकता है, लेकिन उसके साथ तब संख्या नहीं रहेगा, ठीक है, और दा भी नहीं रहेगा। हम पिछले 2 सप्ताह से बाहर क्यों नहीं जा रहे थे, वाई हैड वी नॉट बीन गोइंग आउट फॉर द लास्ट वीक, रहे थे है तो है फिर हैड हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी, हम पिछले 2 सप्ताह से बाहर क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग आउट फॉर द लास्ट 2 वीक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये समाप्त हो गया। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज भी देख लीजिए, पहले आप इसको सोच लीजिए तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर हम बता रहे हैं इसको मिला लीजिए। सोहन 10 साल से इस मकान में रह रहा है, तो इसके अंग्रेजी क्या हो गया, सोहन हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस
फॉर 10 ईयर्स कर दीजिए, फॉर 10 ईयर्स। मैं सोमवार से अपना काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क सिंस मंडे। हम पिछले 2 सालों से कंप्यूटर कब सीख रहे थे? व्हेन हैड वी बीन लर्निंग कंप्यूटर, ठीक है। अब फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, वे 2 महीने से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे होंगे? वाई विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, ठीक, फॉर 2 मंथ। क्या साहिल आधा घंटे से बैंक में पैसा जमा कर रहा होगा? तो विल साहिल हैव बीन डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक, ठीक है, फॉर हाफ एन आवर। इस तरह से प्रैक्टिस हो गया। दोस्तों, अगर आपको कोई भी सेंटेंस ना आता हो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमको बताइए। और इसके बाद हम अगला पार्ट जो है एक्टिव पैसो बनाएंगे क्योंकि दोस्तों हम बहुत जल्द ही अब डीएलएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए, प्लस यूपी बोर्ड में भी, हाई स्कूल, इंटर, सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं तो सबका एग्ज़ाम होने वाला है। नज़दीक है तो अभी से अच्छी से तैयारी नहीं करेंगे तो अच्छी तैयारी हो नहीं पाएगी, इसलिए हम बहुत कम समय में अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। तो अब एक्टिव पैसो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब इसके बाद अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं एक्टिव पैसो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी पढ़ना बहुत सरल तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपको ज्ञान की लाइट देता रहेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।